मिट्टी, गीली मिट्टी और चमेली की हल्की महक। लेकिन उसके नीचे एक और गंध अपना रास्ता बना रही थी, सड़न की एक मीठी घिनौनी महक। ऐसा लगा जैसे वरुणाग्राम का पूरा गांव पुलिस की पीली टेप के पीछे अपनी सांस रोके खड़ा हो। सबकी आंखें उस छोटे से बगीचे पर टिकी थीं, जो कभी एक आदर्श परिवार का गौरव हुआ करता था। इतनी शांत जगह अपने अंदर इतना सड़ता हुआ राह कैसे छुपा सकती है? जैसे ही फावड़े की धार किसी नरम चीज से टकराई, नीले कपड़े का एक कोना दिखाई दिया और वो बदबू एक झटके में बढ़ गई। आछा, जानी पहचानी, दफन किए गए सच की बदबू। अब कहानी को शुरुआत से शुरू करते हैं, उस पल से जब इस आदर्श गांव की तस्वीर में पहली दरार पड़ी थी। वरुणाग्राम केरल में अरब सागर के किनारे बसा एक गांव, जहां हवा में चंदन और सागौन की लकड़ी की महक समंदर के खारे पानी की गंध से मिलती थी। दिन में लकड़ी के कारखानों से आती छीनियों और हथौड़ों की लयबद्ध ध्वनि गांव के जीवन का संगीत थी। वरुणाग्राम के लोग मिलजुल कर रहते थे, जहां हर कोई हर किसी को जानता था और जहां शर्मा परिवार को एक मिसाल के तौर पर देखा जाता था। सुबह की पहली किरण के साथ प्रिया शर्मा को घर के छोटे से मंदिर में पूजा करते और फिर पूरे आंगन को लगन से साड़ करते देखा जा सकता था। उसकी मीठी मुस्कान और विनम्र स्वभाव ने उसे गांव की सबसे प्रिय आदर्श बहू बना दिया था। उसके ससुर हरीश शर्मा एक सम्मानित बुजुर्ग थे, जिनका जीवन लकड़ी की कला को समर्पित था और जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। और उनका बेटा 35 वर्षीय विक्रम शर्मा गांव का गौरव था। उसने अपने पिता के छोटे से कारखाने को अपनी मेहनत और तेज दिमाग से गांव की सबसे बड़ी लकड़ी की फैक्ट्री में बदल दिया था। उनका 2 मंजिला आलीशान घर उस शांति और समृद्धि का प्रतीक था जिसे हर कोई पाना चाहता था। लेकिन 25 नवंबर की उस रात गांव की इस शांति पर एक गहरा साया पड़ने वाला था। रात के लगभग 11 बजे जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष की घंटी बजी। जोन करने वाले की आवाज एक अजनबी की थी, एक ऐसी आवाज जो डर के मारे कांप रही थी। उसने सिर्फ एक हांफता हुआ वाक्य कहा, समंदर किनारे वाली सड़क पर चट्टान के पास एक मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। कोई हिल नहीं रहा है। और इससे पहले कि ऑपरेटर और कुछ पूछ पाता, फोन कट गया। जब स्थानीय पुलिस की जीप उस सुनसान सड़क पर पहुंची तो वहां मौत जैसा सन्नाटा था। केवल चट्टानों से टकराती हवा की एक उदास सीटी जैसी आवाज आ रही थी। हेडलाइट्स की रोशनी में उन्होंने विक्रम शर्मा की महंगी रॉयल एनफील्ड मोटरबाइक को घास पर लगभग सही सलामत पड़े देखा। उस पर बस कुछ खरोंचें थीं जो इतनी गंभीर नहीं लग रही थीं। लेकिन कुछ ही मीटर की दूरी पर विक्रम खुद औंधे मुंह मीन पर पड़ा था। उसका सिर खून के एक गहरे धब्बे में सना था। यह वरुणाग्राम था, जहां सालों से कोई बड़ा अपराध नहीं हुआ था। अधिकारियों ने जल्दी से मान लिया कि यह एक साधारण दुखद दुर्घटना थी। शायद अंधेरे में कोई जानवर सामने आ गया होगा या तेज रफ्तार में संतुलन बिगड़ गया होगा। उनके लिए यह जांच करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। वे नहीं जानते थे कि वे एक ऐसे अपराध के पहले पन्ने को देख रहे थे जो उनके शांत गांव को हमेशा के लिए बदल देगा। कुछ ही घंटों में कोच्चि शहर की हलचल को पीछे छोड़ती हुई एक गाड़ी वरुणाग्राम की उस सुनसान सड़क पर आकर रुकी। स्थानीय पुलिस की जीप पहले से ही वहां खड़ी थी और उसके पास खज्जे इंस्पेक्टर नायर और उनकी टीम के चेहरे पर एक तरह की निश्चिंतता थी। उनके लिए यह एक दुखद लेकिन सीधा सादा मामला था। गाई से 45 वर्षीय पुलिस अधीक्षक अजय राठौड़ उतरे। उनके चेहरे की थकान सफर की नहीं, बल्कि अनगिनत मामलों को सुलझाने के अनुभव की थी। उनकी गहरी आंखों ने एक ही नैर में पूरे दृश्य को कैद कर लिया। उनके पीछे युवा और चौकस उप निरीक्षक कविता सिंह उतरी, जिनके हाथ में एक नोटपैड था। इंस्पेक्टर नायर ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया। अधीक्षक साहब, सब कुछ साड़ है। तेज रफ्तार, अंधा मोड़, एक दुखद मामला है। हमने शव को अस्पताल भेज दिया है। अजय राठौड़ ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखें इंस्पेक्टर पर नहीं, बल्कि उस जगह पर थीं जहां विक्रम का शरीर मिला था। उन्होंने नायर के निष्कर्षों को पूरी तरह से नरंदाड़ करते हुए कहा, मैं खुद देखना चाहूंगा। वह अपने घुटनों पर बैठ गए, ठीक उसी जगह जहां अब खून का एक सूखा धब्बा था। उनकी उंगलियां
जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में थीं, जैसे वह उस दृश्य की ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश कर रहे हों। उनके मन में विचार कौंध रहे थे, यह शांति, यह सन्नाटा, यह बनावटी है। अपराध के बाद की हवा में एक अलग तरह की गंध होती है, डर और जल्दबाजी की। यहां ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने उप निरीक्षक कविता की ओर देखा, जो बड़ी बारीकी से मोटरसाइकिल की जांच कर रही थी। कविता, खून के धब्बे देखो। अगर वह चलती मोटरसाइकिल से गिरता तो खून घिसटने के निशान के साथ एक लकीर में फैलता। यहां यह एक जगह जमा हुआ है, जैसे उसे गिराने के बाद सिर पर वार किया गया हो। कविता ने सिर हिलाया और एक और चीज की ओर इशारा किया। सर, यहां घास भी दबी हुई है। एक नहीं, दो अलग अलग तरह के जूतों के निशान हैं, जो बहुत गहरे हैं, और ये पीड़ित के जूतों से मेल नहीं खाते। यह सुनकर अजय राठौड़ खज्जे हुए। अब उनकी नजर इंस्पेक्टर नायर पर पड़ी और उनकी आवाज में शहर की सख्ती थी। इंस्पेक्टर, आपका शुरुआती काम खत्म हुआ, अब यह मामला हमारा है। उन्होंने कविता को आदेश दिया, इस पूरे इलाके की घेराबंदी करो, 50 मीटर के दायरे में। न्याय विज्ञान दल को कहो कि वे हर एक चीज को इकट्ठा करें, टायर के निशान, जूतों के निशान और उस झाही के पास गिरी हुई हर एक पत्ती को भी। इंस्पेक्टर नायर का चेहरा उतर गया, लेकिन वह एक वरिष्ठ अधिकारी को चुनौती नहीं दे सकते थे। अजय राठौड़ उनसे दूर हटकर समंदर की ओर देखने लगे, जहां अंधेरे में लहरें गरज रही थीं। उन्होंने अपनी 20 साल की सेवा में सीखा था कि सबसे खतरनाक राह अक्सर सबसे शांत जगहों पर ही पनपते हैं। उन्हें अस्पताल में विक्रम की पत्नी प्रिया से मिलना था, वही प्रिया जिसे पूरा गांव आदर्श बहू कहता था। अजय के मन में एक सर्द सा ख्याल आया, एक आदर्श बहू, एक आदर्श परिवार। मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया है कि आदर्श नकाब के पीछे अक्सर सबसे गहरे और भयानक राह छुपे होते हैं। अस्पताल का गलियारा दवाइयों की तेज गंध और दबी हुई सिसकियों से भरा हुआ था। गहन चिकित्सा इकाई के बंद दरवाजे के बाहर शर्मा परिवार के रिश्तेदार और गांव के कुछ लोग जमा थे। उनके चेहरों पर चिंता और दुहक की लकीरें थीं। वे धीमी आवाज में बातें कर रहे थे, हर एक आहट पर उम्मीद से दरवाजे की ओर देखते। उस भीड़ के बीच एक बेंच पर प्रिया शर्मा बैठी थी। वह जोर जोर से रो नहीं रही थी, बल्कि खामोश दुहक की एक जीती जागती तस्वीर बनी हुई थी। उसका सिर झुका हुआ था, कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे और उसकी साही का पल्लू उसके आंसुओं से भीगा हुआ था। गांव की एक बुजुर्ग महिला, संतोष आंटी, उसकी पीठ सहला रही थीं, उसे हिम्मत देने की कोशिश कर रही थीं। वहां जमा लोगों की फुसफुसाहट में प्रिया के लिए हमदर्दी और तारीफ थी। एक आदमी ने कहा, बेचारी प्रिया, देखो तो अरा कैसी हालत हो गई है। दूसरी महिला ने सहमति में सिर हिलाया, भगवान ऐसी बहू सबको दे। दिन रात अपने पति और ससुर की सेवा में लगी रहती थी। उसने इस घर को स्वर्ग बना दिया था। यह बातें हवा में तैर रही थीं, प्रिया के आदर्श बहू होने की छवि को और भी महबूत कर रही थीं। जब किसी ने उसे चाय का एक कप देने की कोशिश की तो उसने कमजोर आवाज में मना कर दिया, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते मेरे गले से एक बूंद पानी भी कैसे उतरेगा। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई लगती थी कि किसी को भी उस पर शक करने का जयाल तक नहीं आ सकता था। तभी अधीक्षक अजय राठौड़ और उप निरीक्षक कविता सिंह के आने से वहां का माहौल बदल गया। उनके पेशेवर और गंभीर चेहरों ने उस व्यक्तिगत दुहक के माहौल को तोड़ दिया। भय उनके लिए रास्ता बनाती गई। अजय सीधे उस बेंच के पास पहुंचे जहां प्रिया बैठी थी। उनकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। श्रीमती शर्मा, मैं अधीक्षक अजय राठौड़। प्रिया ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें रो रो कर लाल और सूजी हुई थीं, लेकिन एक पल के लिए जब उसकी नयरें अजय की पैनी नयरों से मिलीं, तो उन आंखों में दुहक के अलावा कुछ और भी था। एक पलक झपकने भर के लिए एक डर, एक हिसाब किताब की परछाई दिखी, जिसे अजय ने तुरंत महसूस कर लिया, भले ही वह उसे कोई नाम न दे सके। अजय ने अपना सवाल पूछा, क्या विक्रम का हाल फिलहाल में किसी से कोई झगा हुआ था? व्यापार में कोई दुश्मनी? प्रिया ने ना में सिर हिलाया और उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए। उसकी आवाज एक दबी हुई सिसकी में बदल गई। नहीं साहब, वो तो देवता जैसे इंसान थे, उनका कोई दुश्मन कैसे हो सकता है?
वो तो एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। हमारा एक सुखी परिवार है था। उसने आखिरी शब्द पर वोर देते हुए खुद को संभाला, जैसे वह यह स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि उसका सुखी जीवन बिखर चुका है। अजय ने कुछ और सवाल पूछे, लेकिन हर जवाब एक आदर्श पति और एक आदर्श परिवार की कहानी सुना रहा था। अजय के मन में एक विचार कौंध रहा था, यह एक अभिनय है। हर शब्द, हर आंसू ऐसा लगता है जैसे इसका अभ्यास किया गया हो। एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श पति और आदर्श नकाब ही झूठ को छुपाने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। उन्होंने प्रिया को और परेशान करना ठीक नहीं समझा। ठीक है श्रीमती शर्मा, जब आपकी हालत थोड़ी बेहतर होगी हम फिर बात करेंगे। जैसे ही अजय और कविता गलियारे से दूर जाने लगे, कविता ने धीमी आवाज में कहा, बहुत बुरा हुआ सर, बेचारी औरत टूट चुकी है। अजय ने दरवाजे की ओर देखा, जहां प्रिया अब फिर से उसी दुहक में डूबी मूर्ति की तरह बैठी थी। उन्होंने जवाब दिया, कविता, जो जैसा दिखता है वैसा हमेशा होता नहीं, खासकर जब कोई इतना आदर्श हो। उनकी आवाज में एक संदेह था, एक ऐसा संदेह जो अब इस मामले की नींव बनने वाला था। 4 दिन बीत चुके थे। विक्रम शर्मा अस्पताल में अब भी बेहोशी की हालत में था। उसकी सांसें मशीनों के सहारे चल रही थीं। वरुणाग्राम में शर्मा परिवार की इस त्रासदी पर धीमी धीमी फुसफुसाहटें जारी थीं, लेकिन अब तक यह मामला पुलिस के लिए एक ठंडी फाइल बनता जा रहा था। अधीक्षक अजय राठौड़ अपने दफ्तर में बैठे थे। उनकी नज़रें विक्रम की तस्वीर और घटनास्थल के नक्शे पर टिकी थीं। उन्हें महसूस हो रहा था कि वह किसी चीज को नरंदार कर रहे हैं। कहानी का एक हिस्सा अभी भी अंधेरे में था। तभी उनके दफ्तर का दरवाजा जोर से खुला। प्रिया शर्मा वहां खड़ी थी, लेकिन यह 4 दिन पहले वाली शांत और दुहक में डूबी प्रिया नहीं थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसकी आंखों में एक ऐसी घबराहट थी जिसे कोई भी अभिनय नहीं कह सकता था, या शायद यह उसके अभिनय का अगला और भी ज्यादा असरदार हिस्सा था। वह दफ्तर में मौजूद पहले हवलदार की मेज पर झुकी और हांफती हुई बोली, मुझे अधीक्षक राठौड़ से मिलना है, अभी। जब उसे अजय के कमरे में लाया गया तो वह बिना कुछ कहे बस रोने लगी। अजय ने उसे बैठने का इशारा किया और उप निरीक्षक कविता को पानी लाने के लिए कहा। कुछ पल बाद जब प्रिया थोड़ी शांत हुई तो उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अधीक्षक साहब, मेरे ससुर हरीश जी, वो मिल नहीं रहे हैं। अजय का चेहरा भावहीन रहा, लेकिन उनकी आंखें और भी ज्यादा सतर्क हो गईं। उन्होंने कविता को सब कुछ नोट करने का इशारा किया। प्रिया ने अपनी कहानी सुनाई। उसकी आवाज टूटी हुई और घबराई हुई थी। विक्रम के हादसे के बाद से बाबूजी पूरी तरह से टूट चुके थे। वह घंटों चुपचाप बैठे रहते, कुछ खाते पीते नहीं थे, बस एक ही बात कहते रहते थे, यह मेरी गलती है, मैं अपने बेटे का ख्याल नहीं रख सका। उसने अपने आंसू पोंछे। कल सुबह जब मैं अस्पताल से कुछ सामान लेने घर लौटी तो वो घर पर नहीं थे साहब। मैंने सोचा कि शायद वो दुखी होकर कहीं शांति पाने के लिए चले गए होंगे, किसी मंदिर या किसी पुराने दोस्त के यहां। अजय ने उसकी कहानी को बिना टोके सुना। फिर उन्होंने एक सीधा सवाल पूछा, अगर वह कल सुबह से घर पर नहीं थे तो आपने हमें आज बताने का फैसला क्यों किया श्रीमती शर्मा? पूरे 24 घंटे बाद इस सवाल से प्रिया एक पल के लिए सकपका गई। मैं उन्हें हर जगह ढूंढ रही थी। मुझे लगा वो वापस आ जाएंगे। मैं पुलिस को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब सुबह हो गई है और वो अभी तक नहीं लौटे। उनका जोन भी बंद आ रहा है। मुझे डर लग रहा है साहब। मुझे डर है कि उन्होंने अपने दुहक में कोई गलत कदम न उठा लिया हो। अजय की नज़रें प्रिया के चेहरे पर जमी हुई थीं। 24 घंटे, एक औरत जिसका पति मौत से लड़ रहा है और ससुर गायब है, वह पुलिस को बताने के लिए 24 घंटे इंतजार करती है। यह कहानी जितनी सच्ची लग रही थी उतनी ही झूठी भी। उन्होंने प्रिया को आश्वासन दिया कि वे तुरंत एक खोज दल भेजेंगे। उसके जाने के बाद कविता ने कहा, यह तो बहुत अजीब है सर, पहले बेटा और अब बाप का गायब हो जाना। अजय राठौड़ अपनी कुर्सी से उठे और उस बोर्ड के पास गए जिस पर विक्रम की तस्वीर लगी थी। उन्होंने कहा, उनकी आवाज में एक ठंडक थी, अजीब नहीं कविता, यह झूठा हुआ है। उस घर की दीवारों के पीछे
एक कहानी दधन है और प्रिया शर्मा उस कहानी के ठीक बीच में खड़ी है। अब हमारा काम उस कहानी को खोदकर बाहर निकालना है। प्रिया की रिपोर्ट के बाद अधीक्षक अजय राठौड़ को यह यकीन हो गया था कि हरीश शर्मा का गायब होना और विक्रम पर हुआ हमला एक ही कहानी के दो हिस्से हैं। लेकिन वह प्रिया के बुने हुए दुहक और डर के जाल में फंसने वाले नहीं थे। अगली सुबह वह अपनी टीम के साथ फिर से उसी तटीय सड़क पर पहुंचे जहां सब कुछ शुरू हुआ था। इस बार दिन का उजाला था और रात के अंधेरे में छिपी हर एक सच्चाई अब सामने आने वाली थी। अजय ने अपनी टीम को इकट्ठा किया। पिछली बार हम एक दुर्घटना की जांच कर रहे थे, उनकी आवाज़ में एक नई गंभीरता थी। आज हम एक हत्या के प्रयास के घटना स्थल की जांच कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम लोग यहां मौजूद हर एक पत्थर, हर एक झाई को देखो। सोचो कि हमलावर कहां छिपा होगा, उसने किस रास्ते का इस्तेमाल किया होगा। उनकी टीम तुरंत काम में लग गई। उप निरीक्षक कविता सिंह ने सड़क के किनारे उगी घनी झाड़ियों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसका मानना था कि हमलावर ने यहीं छिपकर विक्रम का इंतजार किया होगा। वह एक लंबी छड़ी की मदद से कांटेदार झाड़ियों को हटा रही थी, जमीन के हर एक हिस्से को ध्यान से देख रही थी। लगभग 1 घंटे की कही मशक्कत के बाद जब सूरज सिर पर चढ़ने लगा था, एक चीज पर उसकी नजर पड़ी। पत्तों के ढेर के नीचे कुछ चमक रहा था। कविता ने सावधानी से उसे उठाया। सर, यहां कुछ है। अजय तुरंत उसके पास पहुंचे। कविता के हाथ में पीतल का एक पुराना लाइटर था। उस पर समय के निशान थे। एक कोने पर एक गड्ढा भी था, लेकिन सबसे खास बात थी, उस पर खुरच कर लिखा हुआ एक अक्षर, देवनागरी लिपि का। हरीश के लिए यह एक बहुत बड़ा सुराग था। उसी दोपहर पुलिस स्टेशन में इस एक सुराग ने कहानी को पूरी तरह से बदल दिया। न्याय विज्ञान दल ने पुष्टि की कि लाइटर पर मिली उंगलियों की छाप हरीश शर्मा की ही थी। इसके अलावा उन्होंने उस रात घटना स्थल से उठाए गए जूतों के निशानों के प्लास्टर कास्ट का मिलान हरीश शर्मा के काम करने वाले जूतों से किया, जो प्रिया के अनुसार उनके कुछ कफों के साथ घर से गायब थे। निशान पूरी तरह से मेल खाते थे। अब सबूत अकाट्य लग रहे थे, लेकिन मकसद क्या था? अजय ने एक टीम को शर्मा वुडक्राफ्ट्स की फैक्ट्री में भेजा ताकि वे मजदूरों से बात कर सकें। वहां मकसद की एक धुंधली तस्वीर साहा होने लगी। एक पुराने कारीगर ने बताया, हाँ साहब, पिछले कुछ महीनों से बाप बेटे में अनबन चल रही थी। एक दूसरे मजदूर ने आगे बताया, विक्रम बाबू फैक्ट्री में नई नई मशीनें लगाना चाहते थे, माल को विदेशों में बेचना चाहते थे, लेकिन हरीश जी पुरानी हाथ की कारीगरी को ही सब कुछ मानते थे। कहते थे कि मशीनें हमारी कला को खा जाएंगी। इसे लेकर उनमें कई बार सबके सामने दौर दौर से बहस भी हुई थी। परंपरा और आधुनिकता की यह लड़ाई एक महबूत मकसद पेश कर रही थी। अजय ने अपने दफ्तर में बोर्ड पर सभी सबूतों को लगाया, लाइटर, जूतों के निशान और अब मकसद। कहानी साढ़ लग रही थी। हरीश का अपने बेटे से झगड़ा हुआ। उसने गुस्से में आकर उस पर हमला कर दिया, उसे एक दुर्घटना का रूप दिया और फिर अपराध बोध में वह शहर छोड़कर भाग गया। अजय ने अपनी टीम को आदेश दिया, हरीश शर्मा की तस्वीर और विवरण सभी पुलिस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर भेज दो। वह अब सिर्फ एक लापता व्यक्ति नहीं, बल्कि हत्या के प्रयास का मुख्य संदिग्ध है। टीम के चेहरों पर एक संतुष्टि थी, जैसे उन्होंने एक मुश्किल मामला सुलझा लिया हो। लेकिन अजय राठौड़ बोर्ड पर लगी प्रिया की तस्वीर को देख रहे थे। उनकी अंतरात्मा कह रही थी कि यह कहानी कुछ ज्यादा ही सीधी है, कुछ ज्यादा ही मुकम्मल। क्या एक पिता गुस्से में अपने बेटे की जान ले सकता है? या फिर यह कहानी भी उतनी ही सावधानी से बनाई गई है जितना उस रात का दृश्य? उनका शक अब भी हिंदा था और वह जानता था कि असली अपराधी अभी भी आहाद है। हरीश शर्मा को मुख्य संदिग्ध घोषित किए हुए कई दिन बीत चुके थे। उनकी देशव्यापी तलाश जारी थी, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला था, जैसे वह हवा में गायब हो गए हों। अधीक्षक अजय राठौड़ अपने दफ्तर में केस बोर्ड को घूर रहे थे। बोर्ड पर लगे सबूत एक सीधी रेखा में हरीश शर्मा की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन अजय के लिए यह रेखा कुछ ज्यादा ही सीधी थी। उन्हें लग रहा था कि इस साजिश की परतें कहीं ज्यादा गहरी हैं और इसका जवाब देश के किसी कोने में नहीं,
बल्कि वरुणाग्राम की मिट्टी में ही दुल्हन है। उन्होंने फैसला किया कि वह उस परिवार की जजों को और गहराई से खोदेंगे। इसी इरादे से अजय और कविता एक बार फिर शर्मा निवास पहुंचे, लेकिन इस बार उनका गंतव्य बगल वाला घर था जहां संतोष आंटी रहती थीं। संतोष आंटी एक बुजुर्ग विधवा थीं, जिनकी नहरें और कान गांव में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर रहते थे। शुरुआत में उन्होंने भी वही कहानी दोहराई जो पूरा गांव कह रहा था, बहुत अच्छा और शांत परिवार है साहब, पता नहीं किसकी नहर लग गई। अजय ने बढ़ी विनम्रता से उन्हें कुरेदा। आंटी जी, कृपया ध्यान से याद करने की कोशिश कीजिए। उस रात, जिस रात विक्रम बाबू के साथ हादसा हुआ, क्या आपने शर्मा के घर से कोई अजीब आवाज सुनी थी? किसी तरह का कोई झग्गा? इस सवाल ने संतोष आंटी को सोच में डाल दिया। उन्होंने अपनी याददाश्त पर जोर दिया और फिर उनकी आंखों में एक चमक आई। हाँ हाँ, अब याद आया। उस रात खाने के बाद लगभग 8:30 बजे मैंने प्रिया और उसके ससुर हरीश जी को लड़ते हुए सुना था। अजय और कविता ने एक दूसरे की ओर देखा। मैं शब्द तो साढ़ साढ़ नहीं सुन पाई, लेकिन हरीश जी की आवाज दबी हुई और गुस्से में लग रही थी। और प्रिया की आवाज, उसकी आवाज बहुत तेज और तीखी थी, जो उसके स्वभाव से बिल्कुल अलग थी। मुझे अजीब तो लगा, पर मैंने सोचा कि हर परिवार में थोड़ी बहुत नोक झोंक तो होती ही है। अजय ने आगे पूछा, उसके बाद आपने कुछ देखा? हाँ, संतोष आंटी ने और भी रहस्यमयी ढंग से कहा। उस झग्गे के लगभग 1 घंटे बाद मैं अपने आंगन में सूखे कपड़े उठाने निकली तो मेरी नजर उनके पीछे वाले बगीचे पर पड़ी। मैंने प्रिया को वहां बेचैनी से टहलते हुए देखा। चांदनी रात थी, इसलिए उसका चेहरा साड़ दिख रहा था। वह बहुत घबराई हुई लग रही थी और बार बार अमरुद के पेड़ के पास की खाली जमीन को घूर रही थी, जैसे वह किसी चीज का इंतजार कर रही हो या किसी चीज से डर रही हो। यह वही कही थी जिसकी अजय को तलाश थी। एक जगह और उसके बाद प्रिया का बगीचे के एक खास हिस्से में अजीब व्यवहार। अजय का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उन्होंने संतोष आंटी का धन्यवाद किया और बाहर निकलते ही अपने फोन से एक आला अधिकारी को फोन लगाया। उनकी आवाज में एक तात्कालिकता थी। सर, मुझे शर्मा निवास की तलाशी का वारंट चाहिए, तुरंत, विशेष रूप से उनके पिछवाड़े के बगीचे के लिए। कुछ ही घंटों में पुलिस की एक टीम शर्मा निवास के बाहर खड़ी थी। जब प्रिया ने उन्हें बगीचे की ओर बढ़ते देखा तो उसके चेहरे पर एक पल के लिए खौफ की एक लहर दौड़, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभालते हुए गुस्से और हैरानी का नकाब ओढ़ लिया। अधीक्षक साहब, यह सब क्या है? आप बिना किसी वजह के मेरे बगीचे में क्या कर रहे हैं? अजय ने शांति से उसे तलाशी का वारंट दिखाया और अपनी टीम को काम शुरू करने का इशारा किया। बगीचा अच्छी तरह से सजा हुआ था, जिसमें सब्जियों की क्यारियां और फूलों के पौधे थे। टीम ने खुदाई शुरू की। समय बीतता गया और कुछ नहीं मिला। एक पल के लिए अजय को लगा कि शायद उनका शक गलत था, लेकिन फिर उन्होंने अपनी टीम को उस जगह पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जिसका जिक्र संतोष आंटी ने किया था, अमरुद के पेड़ के पास। एक युवा हवलदार ने कहा, सर, यहाँ की मिट्टी बाकी जगह से ज्यादा नरम और गहरे रंग की है। 2 फावड़े उस नरम मिट्टी में धंस गए। तनाव बढ़ता जा रहा था। प्रिया, जिसे वहीं रुकने का आदेश दिया गया था, कांप रही थी। अचानक एक फावड़ा किसी नरम चीज से टकराया। एक हवलदार चिल्लाया। उन्होंने अपने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। पहले कपड़े का एक टुकड़ा दिखा, फिर एक पीला, बेजान हाथ। यह हरीश शर्मा का शव था। भगोड़ा अपराधी यही था, अपने ही घर के आंगन में कुछ फुट नीचे दहन। जिस क्षण शव की पहचान हुई, प्रिया एक भयानक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़। लेकिन यह दुहक की चीख थी या पक्के जाने के डर की, यह कोई नहीं कह सकता था। मामला एक झटके में पलट चुका था। मुख्य संदिग्ध अब एक पीड़ित था और उस घर में बची थी सिर्फ एक इंसान, आदर्श बहू प्रिया शर्मा। पुलिस स्टेशन का पूछताछ कक्ष ठंडा और बेरंग था। दीवारों पर कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ एक पुरानी घड़ी थी जिसकी टिक टिक की आवाज उस खामोशी को और भी गहरा बना रही थी। प्रिया शर्मा, अधीक्षक अजय राठौड़ और उप निरीक्षक कविता सिंह के सामने बैठी थी। उसके चेहरे पर अब न तो पहले जैसा दुहक था और न ही घबराहट।
उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसने खुद को हालात के हवाले कर दिया हो। वह अब एक पीड़ित पत्नी या डरी हुई बहू नहीं थी, वह हत्या के मामले में मुख्य संदिग्ध थी। अजय ने इंतजार किया, उस आमोशी को और भी भारी होने दिया। अंत में उन्होंने अपनी शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, प्रिया, तुम्हारे बगीचे से तुम्हारे ससुर हरीश शर्मा का शव मिला है। अब खामोश रहने का कोई फायदा नहीं, हमें सच बताओ। यही वह पल था जब बांध टूट गया। प्रिया के कंधे कांपने लगे और फिर वह अपनी दोनों हथेलियों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। यह एक ऐसी सिसकी थी जिसमें दर्द, डर और शायद अपराध बोध भी शामिल था। सिसकियों के बीच उसकी टूटी हुई आवाज निकली, आप लोग नहीं समझेंगे, कोई नहीं समझ सकता हमारी कहानी। उसने सिर उठाया, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। मैं एक अपराधी नहीं हूं साहब, मैं भी एक शिकार हूं, हालात की शिकार। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी उंगलियों ने अपनी साही के किनारे पर एक ढीला धागा ढूंढ लिया और वह उसे धीरे धीरे मरोड़ने लगी। यह एक छोटी, दोहराई जाने वाली हरकत थी। कविता का ध्यान प्रिया के आंसुओं पर था, लेकिन अजय की नहरें उसके हाथों पर टिकी हुई थीं। विक्रम एक अच्छे इंसान थे, उसने कहना शुरू किया, लेकिन वह हमेशा अपने काम में डूबे रहते थे। मुझे हमारी शादी की आखिरी सालगिरह याद है, वह पूरी तरह से भूल गए थे। मैं पूरे दिन इंतजार करती रही और वह देर रात एक नए कॉन्ट्रैक्ट की बातें करते हुए घर लौटे। उन खामोश पलों में बाबूजी, हरीश जी मेरा सहारा बने। वह मेरे पास बस बैठ जाते थे, मेरे अनकहे दर्द को समझते थे। धीरे धीरे, मुझे नहीं पता यह कब और कैसे हुआ, हम एक दूसरे के करीब आ गए। उसने अपने और अपने ससुर के बीच एक नाजाया लेकिन दर्द भरे प्रेम संबंध की कहानी बुनी। हम इस रिश्ते को खत्म करना चाहते थे, लेकिन हम नहीं कर सके। उस रात हमारी इसी बात पर बहस हुई थी। प्रिया के हाथ फिर से उस धागे को मरोने लगे। मैंने कहा कि हम पाप कर रहे हैं, लेकिन बाबूजी जुनून में अंधे हो चुके थे। उन्होंने कहा कि वह विक्रम को हमारे रास्ते से हटा देंगे। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की साहब, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। उसने विक्रम पर हुए हमले का सारा दोष हरीश शर्मा पर डाल दिया और फिर उसने हरीश की मौत की कहानी को और भी भयावह बनाकर सुनाया। जब वह विक्रम पर हमला करके वापस लौटे तो वह एक टूटे हुए, बिखरे हुए इंसान थे। अपराध बोध उन्हें जिंदा खा रहा था। वह रातों को नींद में चीखने लगे थे, विक्रम का नाम पुकारते थे। वह कहते थे कि उन्हें विक्रम कमरे के कोने में खजा घूरता हुआ दिखाई देता है। एक रात उन्होंने रस्सी से अपनी जान लेने की भी कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया। प्रिया की आवाज़ में अब एक दर्दनाक ठहराव था। उसी के बाद उन्होंने मुझसे भीख मांगनी शुरू कर दी। वह मेरे पैरों में गिरकर कहते थे, प्रिया, मुझे इस नर्क से आहाद कर दो, यह जिंदगी नहीं, एक सजा है, मेरी मदद करो। उसने अजय की आंखों में देखा। मैंने उनकी मदद की साहब। वह जिस दर्द से गूर रहे थे, मैंने बस उसका अंत कर दिया। मैं बहुत डर गई थी, मुझे समझ नहीं आया कि मैं दुनिया को क्या जवाब दूंगी। इसलिए घबराहट में मैंने उन्हें बगीचे में दफना दिया। अपनी कहानी खत्म करके वह मेह पर सिर रखकर फिर से रोने लगी। इस बार उसकी कहानी और भी ज्यादा महबूब थी, और भी ज्यादा दर्दनाक। उसने एक ऐसी तस्वीर पेश की थी जिसमें हर सबूत अपनी जगह पर फिट हो रहा था, और वह खुद एक कातिल नहीं, बल्कि प्यार और दया के बोझ तले दबी एक मजबूर औरत लग रही थी। कविता की आंखें नम हो गई थीं। वह प्रिया की कहानी पर लगभग यकीन कर चुकी थी, लेकिन अजय राठौड़ का चेहरा अब भी भावहीन था। उन्होंने प्रिया की हर बात सुनी, हर आंसू देखा, और उसके हाथों की उस हरकत को अपने दिमाग में कैद कर लिया। यह कहानी अब और भी ज्यादा सजी हुई है। हर भावना को नाप तौल कर पेश किया गया है। यह एक महबूत झूठ है, और महबूत झूठ के पीछे हमेशा एक ज्यादा खतरनाक सच छिपा होता है। प्रिया की दर्दनाक कहानी के बाद पूछताछ कक्ष में एक भारी खामोशी छा गई थी। वह अब भी मेज पर सिर रखकर सिसक रही थी। उप निरीक्षक कविता उसकी इस हालत से हिल चुकी थी। उसकी आंखों में प्रिया के लिए सहानुभूति साड़ झलक रही थी। वह उसे पानी का एक गिलास देने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अधीक्षक अजय राठौड़ ने एक हल्के से इशारे से उसे रोक दिया। अजय का चेहरा एक शांत झील की तरह था, जिस पर कोई भाव नहीं था,
लेकिन उनकी आंखें एक शिकारी की तरह प्रिया के हर एक हरकत का विश्लेषण कर रही थीं। उन्होंने कविता को कमरे से बाहर आने का इशारा किया। गलियारे में कविता ने धीमी आवाज में कहा, सर, क्या यह सच हो सकता है? एक औरत इतनी मजबूर हो सकती है? अजय ने पूछताछ कक्ष के शीशे से अंदर बैठी प्रिया को देखा। कविता, कहानियां सच या झूठ नहीं होती, वे या तो सबूतों से मेल खाती हैं या नहीं। हम अपनी भावनाओं पर नहीं, सबूतों पर काम करते हैं, और इस कहानी के लिए हमें सबूतों का इंतजार करना होगा। उनकी आवाज में एक अनुभव था जो भावनाओं से परे, केवल तथ्यों पर विश्वास करता था। जैसे उनकी बात पूरी हुई हो, एक हवलदार एक फाइल लेकर उनकी ओर बढ़ा। सर, हरीश शर्मा की विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। अजय ने फाइल ले ली। यह वही पल था जिसका वह इंतजार कर रहे थे। उन्होंने फाइल खोली। उनकी नज़रें तेजी से पन्नों पर दौड़ रही थीं। वह कानूनी और मेडिकल शब्दों के जाल को पार करते हुए सीधे उस हिस्से पर पहुंचे जो सबसे ज्यादा मायने रखता था। जैसे ही उन्होंने उसे पढ़ा, उनके चेहरे पर एक हल्की, लगभग अदृश्य सी कठोरता आ गई। उन्हें वह मिल गया था जो वह खोज रहे थे, कहानी का वह टुकड़ा जो प्रिया ने छोड़ दिया था। वह वापस पूछताछ कक्ष में दाखिल हुए। प्रिया ने अपनी सूजी हुई आंखों से उन्हें देखा। शायद उसे उम्मीद थी कि उसे अब हमदर्दी मिलेगी। अजय ने अपनी जगह पर बैठकर कोई भूमिका नहीं बांधी। उनकी आवाज अब पहले से ज्यादा ठंडी और सटीक थी। प्रिया, तुम्हारी कहानी बहुत दर्दनाक है, एक प्यार में फंसी मजबूर औरत की कहानी। उन्होंने एक पल का ठहराव लिया, फिर फाइल को मेह पर प्रिया की ओर खिसका दिया। लेकिन यह रिपोर्ट एक बिल्कुल अलग कहानी बता रही है। प्रिया की नज़रें उस फाइल पर टिक गईं। अजय ने बोलना जारी रखा। इसमें लिखा है कि तुम्हारे ससुर हरीश शर्मा की मौत गला घोंटने से हुई। यहां तक तो तुम्हारी कहानी सच है। उन्होंने आगे झुककर फाइल के एक पैराग्राफ पर उंगली रखी। लेकिन इसमें यह भी लिखा है कि उनकी दोनों कलाइयों पर गहरे नीले निशान थे, संघर्ष के स्पष्ट संकेत। निशान ऐसे थे जैसे मरने से पहले उन्होंने अपनी कलाइयों को किसी महबूत पकड़ से छुहाने की पूरी डेज़ेस्पेरे कोशिश की हो। कमरे में घजी की टिक टिक की आवाज अचानक बहुत तेज हो गई। प्रिया का रोना एक झटके में बंद हो गया। उसका चेहरा सजेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसका सारा खून खींच लिया हो। वह उस रिपोर्ट को घूर रही थी। उसकी आंखें आतंक से फैल गई थीं। अजय की आवाज अब एक चाबुक की तरह पड़ी। एक इंसान जो खुद मरना चाहता हो प्रिया, एक इंसान जो तुमसे अपनी जान लेने के लिए भीख मांग रहा हो, वह संघर्ष क्यों करेगा? वह अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर क्यों मारेगा? प्रिया का मुंह खुला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसका मेटिकुलसली बनाया गया झूठ का महल फॉरेंसिक विज्ञान के एक तथ्य से ढह चुका था। अजय आगे झुके। उनकी आंखों में अब कोई नरमी नहीं थी। तुमने उसकी मदद नहीं की प्रिया, तुमने उसकी हत्या की। कमजोर और मजबूर शिकार का नकाब उतर चुका था। उसकी जगह अब एक पकी गई, खौफतेदा अपराधी बैठी थी, जिसकी आंखें उस सच को देख रही थीं जिससे वह अब और नहीं भाग सकती थी। अजय राठौड़ जानते थे कि फॉरेंसिक रिपोर्ट ने प्रिया के झूठ के किले को तो गिरा दिया था, लेकिन असली कहानी अभी भी मलबे के नीचे दबी हुई थी। प्रिया अब एक ठंडे दिमाग वाली कातिल साबित हो चुकी थी, लेकिन सवाल अब भी वही था, आखिर क्यों? उसके द्वारा बताई गई नाजायज प्रेम संबंध की कहानी अब भरोसे के लायक नहीं थी। अजय को यकीन था कि इस दोहरे हत्याकांड के पीछे का मकसद कुछ और ही है, कुछ ऐसा जिसे प्रिया अभी भी अपने दिल की गहराइयों में छुपाए हुए थी। उन्होंने फैसला किया कि अब उन्हें शर्मा परिवार के अतीत को खंगालना होगा, हर एक रिश्ते को, हर एक बातचीत को जो प्रिया ने चालाकी से अपनी कहानी से बाहर रखा था। कविता, अजय ने अपनी टीम को संबोधित किया, मैं चाहता हूं कि तुम लोग शर्मा निवास और उसके आसपास के हर एक व्यक्ति से दोबारा बात करो। इस बार हम सिर्फ विक्रम के हादसे के बारे में नहीं पूछेंगे, हम हरीश शर्मा के बारे में पूछेंगे। उनके दोस्त कौन थे? उनका स्वभाव कैसा था? क्या पिछले कुछ महीनों में उनके जीवन में कोई नया व्यक्ति आया था? जांच एक नई दिशा में शुरू हुई। इस बार पुलिसकर्मी सिर्फ अपराधी की तलाश में नहीं थे, वे पीड़ित की जिंदगी के उन पन्नों को पढ़ रहे थे जिन्हें अब तक नरंदाड़ किया गया था। और यहीं उन्हें वह नाम मिला जो इस मामले को एक और भयानक मोड़ देने वाला था, गीता देवी। संतोष आंटी,
जो पहले भी प्रिया के अजीब व्यवहार के बारे में बता चुकी थीं, ने इस बार कुछ और याद किया। हाँ साहब, उन्होंने कहा, अब याद आया। विक्रम के हादसे से कोई 3-4 महीने पहले हरीश जी की जिंदगी में एक औरत आई थी। उसका नाम गीता था। बेचारी सीधी सादी औरत थी, पास के गांव में मसाले बेचती थी। हरीश जी बहुत अकेले थे और गीता के आने से उनके चेहरे पर मैंने सालों बाद एक असली मुस्कान देखी थी। एक और पड़ोसी ने इस बात की पुष्टि की। हाँ, गीता देवी कुछ हफ्तों तक तो हरीश जी के साथ उनके पुराने घर में रही भी थीं। ऐसा लगता था जैसे वे दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए हैं। हम सब खुश थे कि हरीश जी को बुढ़ापे में एक साथी मिल गया। कविता ने पूछा, तो फिर वह चली क्यों गईं? इस सवाल पर संतोष आंटी का चेहरा गंभीर हो गया। प्रिया, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। प्रिया को यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। वह कहती थी कि यह हमारे गांव की परंपरा के खिलाफ है। मैंने एक दिन प्रिया और गीता को आंगन में बुरी तरह से लड़ते हुए देखा था। प्रिया उस पर चिल्ला रही थी, कह रही थी कि वह उसके ससुर की जायदाद पर नड़ गहाए हुए है और उसे इस घर से दूर रहना चाहिए। आपने गीता देवी को आखिरी बार कब देखा था? अजय ने पूछा। संतोष आंटी ने सोचकर जवाब दिया, उसी झग्गे के दिन साहब। वह बहुत दुखी लग रही थी। शाम को मैंने उसे अपना छोटा सा बैग लेकर गांव से बाहर जाते हुए देखा था। उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। हरीश जी ने बाद में बताया था कि वह नाराज होकर अपने गांव वापस चली गई है। 3 महीने पहले प्रिया के साथ एक बड़ा झगड़ा और फिर अचानक गायब हो जाना, यह महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था। अजय के दिमाग में एक भयानक विचार कौंधा। एक औरत जो अपने पति और ससुर की हत्या कर सकती है, वह किसी और को रास्ते से हटाने में एक पल भी नहीं सोचेगी। शायद गीता देवी ने कुछ देख लिया था। शायद उसने प्रिया का कोई ऐसा राज जान लिया था जिसे छुपाने के लिए प्रिया किसी भी हद तक जा सकती थी। अजय राठौड़ ने तुरंत एक नया आदेश दिया। उनकी आवाज में अब एक नई अर्जेंस थी। कविता, गीता देवी के परिवार का पता लगाओ और एक टीम को हरीश शर्मा के पुराने घर के आसपास के इलाके की तलाशी के लिए भेजो। इस बार हम सिर्फ इंसानों की तलाश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक पल रुककर कहा, खोजी कुत्तों की एक टीम को बुलाओ। मुझे शक है कि हम इस मामले के तीसरे पीड़ित को खोजने वाले हैं। रात फिर से वरुणाग्राम पर उतर रही थी। पुलिस की गाजियां अब हरीश शर्मा के उस पुराने वीरान घर की ओर जा रही थीं। हवा में एक अनजाना डर था। हर कोई जानता था कि वे एक और ददन सच को खोदने जा रहे हैं और इस बार जो मिलेगा वह प्रिया शर्मा के चेहरे से आदर्श बहू का हर एक नकाब नोच कर फेंक देगा। अजय राठौड़ का शक सही साबित होने वाला था, लेकिन उससे पहले इस मामले की एक और परत खुलनी बाकी थी। प्रिया शर्मा का अतीत। जब पुलिस की एक टीम गीता देवी की तलाश में जुटी थी, अजय ने उप निरीक्षक कविता को एक अलग लेकिन बेहद जरूरी काम सौंपा। कविता, मैं चाहता हूं कि तुम प्रिया के मायके जाओ। उसके परिवार, उसके पुराने दोस्तों, हर उस इंसान से बात करो जो उसे शादी से पहले जानता था। प्रिया ने जो आदर्श बहू की छवि बनाई है, वह यहीं वरुणाग्राम में बनाई है। मुझे जानना है कि इस छवि के पीछे कौन सा चेहरा छिपा है। कविता प्रिया के गांव पहुंची, जो वरुणाग्राम से कोई 100 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा था। वहां शर्मा परिवार की बहू की तारीफों के पुल नहीं बांधे गए, बल्कि एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आई। प्रिया के पुराने पड़ोसियों ने बताया कि वह हमेशा से बहुत महत्वाकांक्षी और इद्दी थी। उसे हमेशा से अच्छे कपड़े, महंगी चीजें और एक आसान जिंदगी का शौक था। और फिर उन्हें वह नाम मिला जो इस पूरी साजिश की आखिरी कही था, राकेश वर्मा। राकेश वर्मा कस्बे का एक जाना माना जुआरी और आवारा किस्म का आदमी था। प्रिया के एक पुराने दोस्त ने बताया, प्रिया और राकेश एक दूसरे के प्यार में पागल थे। प्रिया उसके साथ भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार वाले सख्त खिलाफ थे। उन्होंने प्रिया की शादी बरदस्ती विक्रम शर्मा से करवा दी, क्योंकि विक्रम एक कामयाब और अमीर इंसान था। प्रिया ने उस वक्त बहुत हंगामा किया था, लेकिन आखिर में उसे अपने परिवार के आगे झुकना पड़ा। यह जानकारी एक धमाके की तरह थी। प्रिया का एक प्रेमी था, एक ऐसा प्रेमी जिसे छोड़कर उसे एक अमीर आदमी से शादी करनी पड़ी थी।
मकसद की तस्वीर अब पहले से कहीं ज्यादा सा हो रही थी। अजय राठौड़ ने तुरंत राकेश वर्मा को ढूंढ निकालने का आदेश दिया। उसे पकड़ना मुश्किल नहीं था। वह पास के ही एक शहर में कर्र में डूबा हुआ एक गंदी सी सराय में छिपा हुआ मिला। शुरुआत में उसने सब कुछ नकार दिया। उसने कहा कि प्रिया से उसका कोई लेना देना नहीं है, वह सब पुरानी बातें हैं। लेकिन जब अजय ने उसे बताया कि प्रिया हत्या के आरोप में गिरफ्तार हो चुकी है, तो राकेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अपनी जान का डर सताने लगा। अजय ने उस पर दबाव बनाया। राकेश, प्रिया ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वह कह रही है कि इस पूरी साजिश में तुम भी बराबर के हिस्सेदार थे। अगर तुम सच नहीं बताओगे तो तुम भी उसके साथ उम्र भर के लिए जेल जाओगे। यह एक सोचा समझा झूठ था, लेकिन इसने काम कर दिया। राकेश वर्मा टूट गया। उसने कबूल किया कि प्रिया और वह कभी अलग हुए ही नहीं थे। शादी के बाद भी वे छिप छिप कर मिलते रहते थे। यह सब प्रिया का ही प्लान था। उसने घबराई हुई आवाज में कहा। वह अपनी जिंदगी से नफरत करती थी। वह कहती थी कि विक्रम का पैसा और उसकी जायदाद उसकी होनी चाहिए। उसने मुझसे कहा था कि वह जल्द ही कोई रास्ता निकालेगी ताकि हम दोनों उस पैसे के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। मैं तो बस उसका इंतजार कर रहा था। राकेश का कबूलनामा मकसद का सबसे बड़ा सबूत था। यह नाजायज प्रेम संबंध या मजबूरी की कहानी नहीं थी। यह शुरू से ही एक ठंडे दिमाग से बनाई गई लालच और धोखे की साजिश थी। प्रिया ने अपने पति को रास्ते से हटाने का फैसला इसलिए नहीं किया कि वह अपने ससुर से प्यार करती थी, बल्कि इसलिए किया ताकि वह अपने असली प्रेमी के साथ अमीर बन सके। उसका ससुर हरीश शर्मा इस खेल में सिर्फ एक मोहरा था, एक ऐसा मोहरा जिसे प्रिया ने बड़ी बेरहमी से अपनी चाल चलने के लिए इस्तेमाल किया था। अब अजय राठौड़ के पास मकसद था, एक गवाह था और 2 शव थे। लेकिन वह जानते थे कि प्रिया जैसी शातिर अपराधी के खिलाफ अदालत में एक महबूत मामला बनाने के लिए उन्हें एक आखिरी अकाट्य सबूत की जरूरत होगी। एक ऐसा सबूत जो सीधे प्रिया के दिमाग से निकला हो, और वह सबूत उन्हें जल्द ही मिलने वाला था। राकेश वर्मा के कबूलनामे ने मकसद को तो साह कर दिया था, लेकिन अधीक्षक अजय राठौड़ जानते थे कि प्रिया शर्मा जैसी शातिर अपराधी के खिलाफ सिर्फ एक गवाह का बयान काफी नहीं होगा। वह अदालत में कहेगी कि राकेश झूठ बोल रहा है, कि वह उसे फंसा रहा है। अजय को एक ऐसे सबूत की तलाश थी जो सीधे प्रिया के दिमाग से निकला हो, एक ऐसा सबूत जिसे वह नकार न सके। उन्हें यकीन था कि प्रिया जैसी योजना बनाने वाली औरत ने अपनी सोच, अपनी नफरत को कहीं न कहीं जरूर दर्ज किया होगा। इसी यकीन के साथ वह शर्मा निवास लौटे। घर अब एक अपराध स्थल था। हर चीज पर धूल की एक परत जम चुकी थी। अजय ने अपनी टीम को प्रिया के कमरे की एक और ज्यादा बारीकी से तलाशी लेने का आदेश दिया। मैं चाहता हूं कि तुम लोग हर एक किताब के पन्ने, हर एक दराज के कोने, हर एक तस्वीर के पीछे देखो, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। घंटों की तलाशी के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। टीम लगभग हार मान चुकी थी। उप निरीक्षक कविता सिंह आखिरी बार प्रिया की बढ़ी सी लखी की अलमारी की जांच कर रही थी। वह उसके हर कोने को थपथपा चुकी थी, हर दराज को बाहर निकालकर देख चुकी थी। तभी उसकी नई अलमारी के सबसे निचले हिस्से की लखी पर फड़ी। वहां लखी की कारीगरी में एक बहुत ही मामूली सा, लगभग अदृश्य सा जोत था जो बाकी डिजाइन से मेल नहीं खा रहा था। उसने एक पतले औजार से उस जोच को दबाया और क्लिक की एक हल्की आवाज के साथ लखी का एक छोटा सा पैनल खुल गया। उसके पीछे एक छोटा गुप्त खाना था और उस खाने के अंदर एक साधारण सी, बिना किसी डिजाइन वाली नोटबुक रखी थी। यह प्रिया की असली डायरी थी। अजय के दफ्तर में उस डायरी के पन्ने खुल रहे थे और साथ ही खुल रहा था प्रिया शर्मा का असली भयावह चेहरा। अजय डायरी पढ़ रहे थे और उनकी आंखों के सामने प्रिया की लिखावट एक ठंडी, बेदर्द आवाज में इंदा हो रही थी। पहला पन्ना। राकेश सही कहता है। मैं और इस घुट घुट कर जीने वाली जिंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। विक्रम की यह जायदाद, यह फैक्ट्री, यह घर, यह सब मेरा होना चाहिए। इस पर सिर्फ मेरा हद है। दूसरा पन्ना। वह बूहा।
हरीश मुझ पर कितना भरोसा करता है। उसे लगता है मैं उसकी देखभाल करती हूं, उसे सहारा देती हूं। बेवकूफ, उसे क्या पता कि वह मेरे खेल का सबसे अरूरी मोहरा है। बस कुछ और मीठी बातें, कुछ और झूठे आंसू, और वह अपने ही खून, अपने ही बेटे के खिलाफ हथियार उठाने के लिए तैयार हो जाएगा। तीसरा पन्ना, कुछ महीने पहले का। वह औरत, गीता, उस कुतिया ने मुझे और राकेश को शहर में एक साथ देख लिया। वह धमकी दे रही थी कि वह हरीश को सब कुछ बता देगी। उसका मुंह हमेशा के लिए बंद करना ही होगा, उसे रास्ते से हटाना ही होगा। आखिरी पन्ना, विक्रम पर हमले से कुछ दिन पहले का। मेरा प्लान लगभग पूरा है। हरीश विक्रम पर हमला करेगा। सारे सबूत उस बूझे की तरफ इशारा करेंगे। उसके बाद मैं उसे भी ठिकाने लगा दूंगी। दुनिया के सामने एक दर्दनाक पारिवारिक कहानी होगी। बाप ने बेटे को मारा और फिर अपराध बोध में खुद मर गया। और मैं बेचारी अकेली विधवा सब कुछ की वारिस बन जाऊंगी। मैं और राकेश, हमारे पास सब कुछ होगा। अजय राठौड़ ने डायरी बंद की। कमरे में एक सर्द खामोशी छा गई। कविता का चेहरा घृणा और अविश्वास से पीला पड़ चुका था। यह नाजायह मोहब्बत या मजबूरी की कहानी नहीं थी। यह शुरू से आखिर तक केवल और केवल लालच की कहानी थी। हरीश शर्मा प्रिया का प्रेमी नहीं था, वह बस एक इस्तेमाल करके फेंक दिया जाने वाला औजार था। विक्रम शर्मा उसकी मोहब्बत में कोई रुकावट नहीं था। वह उस खजाने का मालिक था जिसे प्रिया को हर हाल में हासिल करना था। अजय ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा। उनकी आवाज में एक थकान थी। यह एक शिकार नहीं है कविता, यह एक शिकारी है। एक ऐसी शिकारी जिसने अपने शिकार को फंसाने के लिए आदर्श बहू का नकाब पहना था। पूछताछ कक्ष की हवा में एक अजीब सी शांति थी। प्रिया शर्मा को अंदर लाया गया। इस बार उसके चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं थी, बल्कि एक तरह का शांत, लगभग अहंकारी आत्मविश्वास था। शायद उसे लगा कि पुलिस के पास राकेश के बयान और उसकी नकली कहानी के अलावा कुछ नहीं है और वह किसी भी आरोप से खुद को बचा लेगी। वह अपनी कुर्सी पर ऐसे बैठी जैसे वह किसी पुलिस स्टेशन में नहीं, बल्कि अपने घर के आराम में हो। अधीक्षक अजय राठौड़ खामोशी से कमरे में दाखिल हुए। उनके पीछे उप निरीक्षक कविता थीं, जिनके चेहरे पर अब प्रिया के लिए कोई हमदर्दी नहीं, बल्कि एक गहरी घृणा थी। अजय प्रिया के सामने वाली कुर्सी पर बैठे। उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने बस धीरे धीरे मेज पर दो चीजें रखीं। पहली चीज थी राकेश वर्मा का हस्ताक्षर किया हुआ कबूलनामा, और दूसरी चीज थी वह साधारण सी, बिना डिहाइन वाली नोटबुक, प्रिया की असली डायरी। जिस क्षण प्रिया की नर उस डायरी पर पड़ी, उसका शांत आत्मविश्वास एक झटके में बिखर गया। उसकी आंखें आतंक से फैल गईं, उसका रंग ऊझ गया। उसके बचाव का आखिरी किला ढह चुका था। वह जान गई थी कि खेल खत्म हो चुका है। उसके चेहरे पर अविश्वास और फिर एक अजीब उन्मादी क्रोध छा गया। उसके होठों पर एक ठंडी सूखी हंसी उभरी। तो आखिरकार तुमने इसे ढूंढ ही लिया। उसकी आवाज अब न तो नरम थी, न ही टूटी हुई। वह शीशे की तरह साफ और उतनी ही ठंडी थी। अजय ने उसकी हंसी को नैरंदाड़ किया। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक तूजान से पहले की शांति थी। डायरी में सब कुछ है प्रिया, तुम्हारा लालच, तुम्हारी नफरत, गीता की हत्या और हरीश को इस्तेमाल करने का तुम्हारा पूरा प्लान, सिवाय एक चीज के। उन्होंने प्रिया की आंखों में सीधे देखा। विक्रम शर्मा का शरीर कहाँ है? इस सवाल ने प्रिया के अंदर के राक्षस को पूरी तरह से जगा दिया। उसने अजय को ऐसे देखा जैसे वह उसे चुनौती दे रही हो। वह बूढ़ा बेवकूफ, उसने हरीश के बारे में कहा। उसके हाथ कांप गए। उसने काम अधूरा छोड़ दिया। उसने विस्तार से बताना शुरू किया, कैसे वे विक्रम के बेहोश शरीर को घर लाए, यह सोचकर कि वह अपनी चोटों से खुद ही मर जाएगा। कैसे उन्होंने उसे पुराने तहखाने में छिपा दिया। अगली सुबह जब हमने उसे देखा तो उसकी सांसें चल रही थीं। प्रिया ने कहा। उसकी आवाज में एक सिहरन पैदा करने वाला ठहराव था। वह अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था और वह मेरा नाम फुसफुसा रहा था। उसने बताया कि उस पल वे दोनों कैसे डर गए थे। हरीश उसे अस्पताल ले जाकर सब कुछ कबूल करना चाहता था, लेकिन मैंने उस बेवकूफ को समझाया। प्रिया ने कहा कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अगर विक्रम बच गया तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। अजय ने अपनी सांस रोक ली। तो तुमने क्या किया प्रिया?
प्रिया की आंखों में एक भयानक चमक आई। उसे हमेशा के लिए गायब करना था। कोई निशान, कोई सबूत नहीं छोड़ना था। रसोई में एक बढ़ा तांबे का देग था, वही जो गांव की शादियों और त्योहारों में खाना पकाने के काम आता है। उप निरीक्षक कविता ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसकी आंखों में एक भयानक समझ उभर आई। प्रिया ने अपनी बात पूरी की। उसकी आवाज़ अब एक बेदर्द फुसफुसाहट थी, जो उस कमरे में मौजूद हर आवाज़ से ज्यादा भयानक थी। हम दोनों ने मिलकर उसे उठाया। वह बहुत भारी था। उसने एक पल रुककर जैसे उस पल को फिर से जिया। हमने हमने उसे उसी में डाल दिया। कोई शरीर नहीं, कोई सबूत नहीं। हमने सबूतों को उबाल दिया, अधीक्षक साहब। उसने यह कहते हुए अजय की आंखों में सीधे देखा। उसके चेहरे पर पछतावे का कोई निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शैतानी जीत थी। कविता अपनी कुर्सी से उठी और लखदाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। अजय राठौड़ वहीं बैठे रहे। उनके हाथ मेह के नीचे मुट्ठियों में भींचे हुए थे। उनकी नसों में खून खौल रहा था, लेकिन उनका चेहरा पत्थर का बना हुआ था। यह औरत नहीं है, उन्होंने सोचा। यह इंसानियत की शक्ल में एक राक्षस है। कमरे में प्रिया की आखिरी बात गूंज रही थी, एक ऐसी सच्चाई जो कल्पना से भी ज्यादा घिनौनी और अमानवीय थी। पूछताछ कक्ष की हवा विक्रम की भयानक मौत की कहानी से भारी और घुटन भरी हो चुकी थी। उप निरीक्षक कविता, जो खुद को संभालकर वापस आई थी, का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। अधीक्षक अजय राठौड़ ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह खुद को इस मामले की अगली और आखिरी सच्चाई सुनने के लिए तैयार कर रहे हों। उनकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उसमें एक बर्फीला किनारा था। और तुम्हारे ससुर हरीश शर्मा, तुमने उसे क्यों मारा? प्रिया, तुम्हारे पहले के बयान के अनुसार वह तुम्हारा प्रेमी था, तुम्हारे गुनाह में बराबर का साथी था। इस सवाल पर प्रिया के होठों पर एक घृणा भरी मुस्कान तैर गई। प्रेमी? वह हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं थी। वह बूढ़ा बेवकूफ मेरा प्रेमी नहीं था अधीक्षक। वह सिर्फ एक औजार था, एक सीही, जिसका इस्तेमाल मैंने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किया। और जब सीही का काम खत्म हो जाए तो उसे गिरा देना ही समझदारी होती है, ताकि कोई और उस पर चाक कर आप तक न पहुंच सके। उसका यह जवाब इतना क्रूर और बेदर्द था कि एक पल के लिए कविता भी सिहर उठी। प्रिया ने आगे बताना शुरू किया। उसकी आवाज़ में अब कोई भावना नहीं थी, सिर्फ तथ्यों का एक ठंडा ब्यौरा था। विक्रम के बाद वह पूरी तरह से टूट गया था। वह आदमी जिसने अपने ही बेटे के शरीर के टुकड़े करने में मेरी मदद की थी, वह उस अपराध बोध का जरा सा भी बोझ नहीं उठा सका। वह कमजोर था। उसने हरीश की हालत का वर्णन किया। वह रातों को नींद में चीखता था, विक्रम विक्रम चिल्लाता था। उसे हर परछाई में विक्रम दिखाई देता था। वह हर आहट पर ऐसे चौंकता था जैसे दरवाजे पर पुलिस आ गई हो। वह हर समय रोता रहता था और कहता था कि हम राक्षस हैं, कि भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। वह अजय की ओर झुकी, जैसे उसे कोई गहरा राह बता रही हो। अधीक्षक साहब, एक कमजोर साथी, एक ऐसा राबदार जिसे अपने किए पर पछतावा हो, वह एक टिक टिक करते हुए बम से भी ज्यादा खतरनाक होता है। वह कभी भी किसी भी पल टूट सकता था। वह कभी भी जाकर पुलिस के सामने सब कुछ कबूल कर सकता था। वह मेरे पैसे और मेरी आहादी के बीच खजा था। वह एक ढीला धागा था जिसे काटना जरूरी था। उसकी बातें किसी बिजनेस प्लान की तरह लग रही थीं, जिसमें भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। मैंने उसे बहुत शांति से रास्ते से हटाया। उसने कहा, मैंने उसे समझाया कि हमें अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक आखिरी गुप्त पूजा करनी होगी, ताकि विक्रम की आत्मा को शांति मिल सके। वह बेवकूफ मेरी बातों में आ गया। उसे लगा कि शायद इससे उसका बोझ कुछ कम हो जाएगा। पूजा वाली रात मैंने उसके पीने के पानी में नींद की कुछ गोलियां मिला दी। जब वह अर्ध बेहोशी की हालत में था, तब मैंने रस्सी का इस्तेमाल किया। उसने माता संघर्ष नहीं किया, कोई शोर नहीं हुआ। सब कुछ बहुत जल्दी और सफाई से हो गया। वह अपनी कुर्सी पर पीछे टिककर बैठ गई और एक गहरी सांस ली, जैसे कोई मुश्किल काम खत्म करने के बाद आराम कर रहा हो। अजय और कविता खामोशी से उसे देखते रहे। अब पूरी तस्वीर साफ थी। प्रिया ने सिर्फ अपने दुश्मनों को ही नहीं मारा था, उसने अपने सबसे वफादार साथी, अपने गुनाह के अकेले गवाह को भी उतनी ही बेरहमी से मार दिया था
जैसे कोई शतरंज का खिलाई एक बेकार हो चुके मोहरे को बिसात से हटा देता है। उसके लिए रिश्ते, प्यार, वफादारी, इन सब का कोई मतलब नहीं था। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, वह खुद। पूछताछ कक्ष में अब कोई राज बाकी नहीं था। प्रिया शर्मा के हर एक झूठ का पर्दाफाश हो चुका था, लेकिन अजय राठौड़ को एक आखिरी सवाल का जवाब चाहिए था। उन्होंने प्रिया की ओर देखा, जो अब अजीब तरह से शांत थी, जैसे एक बड़ा बोझ उतर जाने के बाद कोई महसूस करता है। यह सब तुमने अकेले सोचा प्रिया? यह पूरा खेल? अजय ने पूछा। इस सवाल पर प्रिया के चेहरे पर एक फीकी, लगभग गर्व भरी मुस्कान आ गई। उसने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, जैसे कोई कलाकार अपने सबसे बेहतरीन काम के बारे में बता रहा हो। खेल नहीं, अधीक्षक, उसने कहा। उसकी आवाज में अब कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ एक ठंडी सच्चाई थी। यह मेरी जिंदगी थी, जिसे मैं अपने तरीके से जीना चाहती थी, और जो कोई भी मेरे रास्ते में आया, उसे हटना ही था। और फिर उसने अपने पूरे प्लान का खुलासा करना शुरू किया, एक एक करके, बड़ी ही बारीकी से। इसकी शुरुआत 1 साल से भी पहले हुई थी, जब मुझे यह एहसास हुआ कि विक्रम मुझे कभी तलाक नहीं देगा और मैं राकेश और पैसे के बिना नहीं जी सकती। मेरा पहला कदम था भरोसा जीतना, खासकर उस बूझे का। इस घर में आने के बाद मेरा पहला साल सिर्फ एक नाटक था, एक आदर्श बहू, एक प्यारी पत्नी। मैंने सबका दिल जीता। विश्वास सबसे बड़ा हथियार होता है साहब, और मैंने उसे कमाया। मेरा दूसरा कदम था हरीश के मन में उसके बेटे के खिलाफ तहर घोलना। मैंने धीरे धीरे उसके कानों में यह बात डालनी शुरू की कि विक्रम कैसे मेरी इज्जत नहीं करता, कैसे वह अपने बाप की सालों की मेहनत को नई बेकार मशीनों में डुबो देना चाहता है। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं ही अकेली हूं जो उसकी और उसकी विरासत की परवाह करती हूं। वह बूझा बेवकूफ मेरी हर बात पर यकीन करने लगा। गीता एक अनचाही मुश्किल थी। उसने बिना किसी भावना के कहा। वह ज्यादा होशियार बन रही थी। उसने मुझे और राकेश को देख लिया था। उसे हटाना जरूरी था, इससे पहले कि वह मेरा खेल बिगाड़ देती। वह बस गलत समय पर गलत जगह पर थी। फिर आया मुख्य खेल। मैंने हरीश को विक्रम के खिलाफ पूरी तरह से भड़का दिया था। मैंने ही उसे वह सुनसान सचक और हमला करने के लिए लखई का वह टुकड़ा सुझाया था। मेरा प्लान था कि वह विक्रम को मारेगा, मैं घटनास्थल पर उसका लाइटर छोड़ दूंगी, और फिर कुछ दिनों बाद मैं उसे एक झूठा सुसाइड नोट लिखने में मदद करके उसे भी रास्ते से हटा दूंगी। दुनिया के लिए यह एक पारिवारिक त्रासदी होती। बाप ने बेटे को मारा और फिर खुदकुशी कर ली। वह एक पल के लिए रुकी, लेकिन विक्रम का इंदा बचना मेरे प्लान में नहीं था। उसने सब कुछ गहबा कर दिया। मुझे मौके पर ही सोचना पड़ा, और तहखाने और उस देग वाला विचार, वह मेरा सबसे बेहतरीन काम था। कोई शरीर नहीं, कोई सबूत नहीं। उसने अपनी कहानी का अंत किया, और उस बूझे को तो आखिर में मरना ही था। वह एक कमजोर कही बन चुका था, जो कभी भी टूट सकती थी। जो औजार काम का न रहे, उसे फेंक देना ही समझदारी है। उसने अपनी बात खत्म करके अजय की आंखों में देखा। आप लोग इसे गुनाह कहते हैं, मैं इसे अपनी किस्मत खुद लिखना कहती हूं। विक्रम कमोर था कि अपनी बीवी को खुश नहीं रख सका। हरीश बेवकूफ था कि एक औरत के आंसुओं पर यकीन कर लिया। गीता बदनसीब थी कि उसने वह देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। उनकी गलतियों की सहा उन्हें मिली। इसमें मेरी क्या गलती है? कमरे में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। अजय और कविता एक ऐसी औरत को देख रहे थे जिसके अंदर इंसानियत का एक कतरा भी बाकी नहीं था। उसने कोई पछतावा नहीं दिखाया, कोई माफी नहीं मांगी। अपनी नैर में वह अपराधी नहीं थी, वह विजेता थी। अजय ने खामोशी से कविता की ओर सिर हिलाया। कबूलनामा पूरा हो चुका था। प्रिया शर्मा के मुकदमे की सुनवाई महीनों तक चली, और यह पूरे देश के लिए एक सनसनी बन गया। अखबारों और समाचार चैनलों पर उसे आदर्श बहू के नकाब वाली राक्षसी के रूप में दिखाया गया। अदालत में प्रिया ने पूरे समय एक अजीब सी खामोशी ओहे रखी। उसने न तो कोई पछतावा दिखाया, न ही कोई भावना। वह बस खाली नरों से सब कुछ देखती रही, जैसे यह सब किसी और की कहानी हो। राकेश वर्मा, जो सरकारी गवाह बन गया था, को अपराध की जानकारी छुपाने और साजिश में मदद करने के जुर्म में 7 साल की जेल हुई। और प्रिया शर्मा के लिए फैसला वही था जिसकी सबको उम्मीद थी।
जज ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। उनकी आवाज पूरे कोर्ट रूम में गूंज रही थी। 3 लोगों की पूर्व नियोजित और क्रूर हत्या, सबूत मिटाने की अमानवीय कोशिश और समाज के विश्वास को तोड़ने के जुर्म में यह अदालत प्रिया शर्मा को मौत की सजा सुनाती है। फैसला सुनते वक्त भी प्रिया के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने बस धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह उस सच को स्वीकार कर रही हो जिसे वह हमेशा से जानती थी। मामला बंद हो गया, लेकिन इसके जख्म हमेशा के लिए रह गए। वरुणाग्राम की शांति हमेशा के लिए खो चुकी थी। अब गांव के लोग एक दूसरे को शक और अविश्वास से देखते थे। हर हंसते हुए चेहरे के पीछे उन्हें एक छिपा हुआ राह दिखाई देता था। शर्मा निवास अब एक भुतहा घर बन चुका था। कारमा निवास, जिसकी खिड़कियां टूट चुकी थीं और खूबसूरत बगीचे में जंगली घास उगाई थी, वह घर अब एक त्रासदी का स्मारक था। एक ऐसी जगह जिससे लोग नहरें चुराकर घूर जाते थे। विक्रम की फैक्ट्री बंद हो गई, जिससे कई मजदूर बेरोजगार हो गए। एक परिवार की लालच ने कई और परिवारों की जिंदगी में अंधेरा कर दिया था। कई महीने बाद अधीक्षक अजय राठौड़ और उप निरीक्षक कविता सिंह एक और मामले के सिलसिले में उस इलाके से गूंज रहे थे। उन्होंने अपनी गाड़ी को उसी तटीय सड़क पर रोका जहां से वरुणाग्राम का दृश्य दिखाई देता था। गांव वैसा ही लग रहा था। लहरें अब भी शोर कर रही थीं। हवा में अब भी लकही और नमक की महक थी, लेकिन अब उस हवा में एक भारीपन था। कविता ने उस भुतहा घर की ओर देखते हुए खामोशी को तोहा। सर, मैं कभी कभी सोचती हूं, कोई इंसान अपने असली चेहरे को इतने सालों तक इतनी अच्छी तरह से कैसे छुपा सकता है। अजय ने एक सिगरेट जलाई, एक गहरा कश लिया और धुएं को हवा में छोड़ दिया। कविता, क्योंकि बुराई हमेशा किसी डरावने या बदसूरत चेहरे के साथ नहीं आती, उन्होंने कहा। उनकी नजरें समंदर पर टिकी थीं। कभी कभी वह सबसे मासूम मुस्कान के पीछे छिपी होती है, सबसे मीठे शब्दों में, और अक्सर उन जगहों पर ही पनपती है जिन्हें हम सबसे शांत और सबसे सुरक्षित मानते हैं। यह मामला हमें यही याद दिलाने के लिए था कि इंसान की अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। उन्होंने अपनी सिगरेट मीन पर फेंकी और उसे अपने जूते से बुझा दिया। चलो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक नई दृढ़ता थी। हमें और भी काम करने हैं। वे दोनों अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से चले गए। उस इमी गांव और उसकी दर्दनाक कहानी को पीछे छोड़ते हुए आखिरी दृश्य उस वीरान घर का था, जिस पर धीरे धीरे शाम का अंधेरा उतर रहा था।